अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे साथ हैं एहसन रशीद साहब, पार्टनर ऑफ द फर्म बेकर टिली, और जो कि बहुत सी टेक्सटाइल कंपनीज़ के एडवाइज़र भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। इट्स थैंक यू। लिटरली एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू इन दिस इंटरव्यू। सर, सबसे पहले मैं आपकी स्कूलिंग जानना चाहूँगा। आपने स्कूलिंग कहाँ से की, और उसके बाद आपने कॉलेज कहाँ से स्टार्ट किया, सीए में आप कैसे आए? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और शायद इसके साथ बहुत सारी मेरी मेमोरीज भी हैं, क्योंकि स्कूल लाइफ जब आपने मुझे पूछा तो अब मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ, तो वो एक बड़ा मेमोरेबल टाइम होता है। तो बेसिकली मैं शुरू से आई बिलोंग टू फैसलाबाद, और मेरा जो स्कूल है वो लसाल हाई स्कूल है, और इट वाज अ मिशनरी स्कूल। और राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो कि हमारे टाइम पे नर्सरी क्लास से 10th क्लास तक लसाल में पढ़ा। उसके बाद पंजाब कॉलेज से मेरा इंटरमीडिएट है आईकॉम, और उसके बाद फिर मैं सीए के अंदर मूव कर गया। और सीए में कैसे मूव कर गया, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप किसको देख के सीए में आए, तो मुझे खुद याद नहीं आता कि मैं किसको देख के सीए में आया। तो शायद एक शायद कोई फॉन्ड मेमोरी थी, या कोई माइंड में किसी से सुना हुआ था कि इट वाज अ वेरी गुड डिग्री, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़। तो उसके बाद आई कॉम के बाद आई मूव्ड इनटू सीए, और फैसलाबाद से ही है सारा मेरा सीए। उस वक्त फाइनल की क्लासेस तो नहीं हुआ करती थी, बट इंटरमीडिएट तक पढ़ा, और फिर सेल्फ स्टडी के ऊपर हमने फाइनल की क्लासेस जो है वो अटेंड की। सो जब मैं आपकी सर प्रोफाइल स्कैनिंग कर रहा था, प्रोफाइल इंक्वायरी बेसिकली, तो उसमें मैंने देखा कि आप आईकॉम के अंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सीए के अंदर भी आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, मतलब आपने पूरी एजुकेशनल जर्नी के दौरान। उसके बाद आपने कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम किया, फिर उसके बाद आपने अपनी फर्म का आगाज़ किया 2021 के वस्त में ग़ालिबन। तो एक एक्सेप्शनल करियर बनाने के लिए क्या इंसान को टॉपर होना ज़रूरी होता है, या एक एवरेज बंदा भी अपना एक एक्सेप्शनल करियर डेवलप कर सकता है? तो देखिए, मेरे ख्याल से ना कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक है आपका एकेडेमिया और एजुकेशनल करियर, और एक है आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इनका आपस में शायद कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें लाजम व मलजूम नहीं है। तो यस, मेरा एजुकेशन करियर अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन एन एक्सेलेंट वन। मतलब शुरू से मैं शायद क्लास के किसी टर्म एग्जाम में भी सेकंड नहीं आया। बट मुझे लगता है कि जो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क। आपका ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर करें। मैं बहुत सारे लोगों को अपने सीनियर्स में जानता हूँ जो बहुत सारे टॉपर्स थे, और वो फिर सीए में आए और क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन उसके अगेंस्ट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि शायद मैट्रिक इंटरमीडिएट तक को बहुत ज़्यादा गुड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते थे, या टॉपर्स में नहीं आते थे, लेकिन दे एक्सेल्ड इन सीए। और नॉट ओनली सीए, अगर आप इसको, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया लाइफ में, अगर आप इसको और फील्ड्स में भी देखें तो दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी फील्ड। सही। टॉपर होना ज़रूरी नहीं है, मेहनती और कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। सो जो असल पॉइंट है जो हमें बेसिकली अपनी ज़िंदगी में देखना है, वो ये है कि हम कंसिस्टेंट कितने हैं अपनी लाइफ में। सर, आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी के दौरान जब आप सीए में थे या स्कूलिंग में थे, तो कितने नंबर ऑफ आवर्स जो हैं आप पढ़ा करते थे? नहीं, आज आपने फिर पूछा। जब मैं पढ़ता था तब भी ये क्वेश्चन मुझे बारहा पूछा जाता था, लेकिन मैं उस वक्त भी यही जवाब देता था, और आज भी अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछता है तो मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ स्किल्स और क्वालिटी सेट्स से जो है ना वो ब्लेस किया है। सही। शायद मेरी और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो डिफरेंट हैं, वीकनेसेस डिफरेंट हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कैपिटलाइज करें। शायद कोई बच्चा ऐसा हो जो 16 घंटे पढ़ता हो, 10 घंटे पढ़ता हो, 12 घंटे पढ़ता हो, लेकिन मैं वो नहीं था। सही। मेरी वीकनेस ये थी कि मेरा शायद पढ़ने का स्टेमिना इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन शायद मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मुझे चीज़ समझ जल्दी आ जाती थी। तो सही। अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी शक्ल में जो है ना वो बैलेंस किया होता है। जी सर। तो मेरी तो हमेशा सजेशन और रिकमेंडेशन ये होती है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा कितने घंटे पढ़ता है, हमें ये देखना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूँ कि लेट नाइट्स में स्टडी करते हैं। मैं तो वो ओल्ड स्कूल नहीं हूँ जिसमें मैं वो ये कहूँ कि नहीं नहीं सुबह ही पढ़ना है और रात को नहीं पढ़ना। तो जिसकी स्ट्रेंथ रात को पढ़ने की है भाई, वो रात को पढ़े, सही। पढ़ ले। सो द सही। पॉइंट इज़ कि वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेले, वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक अपनी पॉलिसी डिवाइस करे। तो मैं तो बिल्कुल भी इसको ना यूनिफाई नहीं करूँगा कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, तो मैं कोई ऐसे नंबर ऑफ आवर्स कहूँ कि जी अब आप भी उतने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ा करें, तो दैट इज़ नॉट ट्रू।
आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पढ़ें, कोर्स की कवरेज देखें, अपनी एक स्ट्रेंथ। आइडिया मिल जाता है ना, हमें आइडिया मिल जाता है कि मेरा जो पढ़ने का स्टाइल था वो ये था कि आई डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम। मतलब मैं अक्सर अपनी फर्म में बच्चों को बता रहा होता हूँ कि मैं जो ऑफिस के आवर्स की ब्रेक हुआ करती थी, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं 15 से 20 मिनट्स के अंदर अपना लंच और नमाज कर लूँ, और सही। 40 मिनट्स में लंच ब्रेक में पढ़ लिया करता था। तो मैं कोशिश करता था कि मैं ऑफिस 1 घंटा जल्दी आ जाऊँ, सुबह बैठ के पढ़ लूँ। सो येस, मैं मुख्तलिफ आवर्स के अंदर अपने टाइम को मैनेज कर लेता। तो आप जो मैजिक नंबर मुझसे पूछना चाह रहे हो, मैं वो जी। बिल्कुल भी मैजिक नंबर पे नहीं आऊँगा, बिकॉज एवरीबडी शुड फोकस ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। वो देखे कि वो कितनी देर, और अपने हिसाब से डिवाइस करे। मतलब देर इज़ नो मैजिक फार्मूला इन द वर्ल्ड कि मैंने ऐसे पढ़ा था तो आप भी ऐसे पढ़ें। हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी आपके हिसाब से, आपके सर्कमस्टांसिस में मुझसे बेटर हो। तो इसलिए देर शुड बी नो मैजिक नंबर, देर इज़ नो मैजिक नंबर। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करके उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करें, एंड यू कैन डू इट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप इंटर्नीज को या ट्रेनीज को अपनी फर्म में हायर कर रहे होते हैं, आप या दूसरे पार्टनर्स, सबसे पहले ऐसी क्या चीज़ होती है जो आप एक इंटर्न के अंदर या एक ट्रेनी के अंदर देखते हैं? देखिए, मैं तो बड़ा ओपन हूँ, मैंने इसके ऊपर बड़ी दफ़ा लिखा भी है, और मैं तो बड़ा पब्लिकली इसको बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप सिलेक्शन वाली सीट पे आते हैं या मेरी सीट पे आप बैठते हैं, तो जब बच्चा एंटर होता है तो 50% इम्प्रेशन तो वहीं पे क्रिएट हो जाता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो आई टेक अ लॉट ऑफ इम्प्रेशन फ्रॉम द वे अ पर्सन एंटर्स इनटू माय रूम। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू डोंट नेसेसरली नीड टू वेयर ब्रांड्स। आपको कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए। आप कोई, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता कि आपको महंगे कपड़े पहन के आए। मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि आप एक अच्छी ड्रेसिंग में आए। अच्छी ड्रेसिंग से मेरा मतलब ये है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल कलर कॉम्बिनेशन पहन के आए। आपका आपके लंबे बाल हैं या छोटे बाल हैं, दैट डजेंट मैटर, बट यू कम ड्रेस्ड वेल। आप यू कम प्रिपेयर्ड। आप उसके अंदर ऐसे ही कैजुअल उठ के ना आ जाए। तो पहली चीज़ तो मैं हमेशा ये फर्स्ट इंप्रेशन तो मैं इससे लेता हूँ। ठीक है। दूसरा जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट देखता हूँ वो मुझे एक एटीट्यूड है बच्चे का। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं, तो उसी परसेंटेज से हमारे बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ होते हैं। तो मैं एटीट्यूड पे बहुत फोकस करता हूँ। सही। मैं वेरी रेयरली कभी किसी से कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि बच्चा कैफ करके आया है, कैफ ने उसको सफिशेंटली टेस्ट कर लिया हुआ है। तो मेरा हमेशा एटीट्यूड टेस्टिंग से होता है। मैं उस बच्चे के बारे में समझना चाहता हूँ कि वो अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करता है, उसका एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एक्स्ट्रा लर्निंग क्या है, उसका ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो ज़िंदगी को इंटरप्रेट कैसे करता है, प्रॉब्लम्स को कैसे इंटरप्रेट करता है, करंट अफेयर्स के ऊपर वो कितना अपडेटेड है। सो मुझे उसमें वो एटीट्यूड चाहिए कि जिसके अंदर वो आउट ऑफ द वे जाने को तैयार है, कुछ नया सीखने को तैयार है। सो माई फोकस इज एटीट्यूड। कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अहम होती हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ के वेरी अलावा? इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अनफॉर्चुनेटली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस मामले में ज़रा बदनाम भी हैं जी। कि हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखें, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर जब आते हैं ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशंस जो कि एक बेसिक क्लरिकल लेवल की पोजीशन नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशंस जिनमें अगर स्टार्ट में ना सही तो सूनर और लेटर, एंड नॉट वेरी लेट इन द करियर, आप ऐसी पोजीशंस के ऊपर जा रहे होते हैं वेर यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल सीनियर इन पोजीशंस। तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे और आप सिर्फ टेक्निकल स्किल्स आपकी सॉलिड हैं एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इट, तो येस, आप सर्वाइव तो कर लेंगे बट ग्रो नहीं करेंगे। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कम्युनिकेशन स्किल को हम इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे जो बेटर तरीका है ना, वो ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, कि अपनी शाइनेस को ख़त्म करें, प्रैक्टिस करें। अब तो ऑलमोस्ट हर शहर के अंदर, हर बड़े मेजर शहर के अंदर कहीं ना कहीं टोस्ट मास्टर्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें करें। अपने कोशिश करें कि उन सर्कल्स के अंदर उठना बैठना शुरू करें जहाँ जहाँ पे कोई गुड कम्युनिकेटर है। बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत सारी जो है ना, वो हमारे स्कूल लेवल से सिखाई जाती है, और अनफॉर्चुनेटली जहाँ नहीं सिखाई जाती वो भी स्कूल्स का ही मेजरली, उसके अंदर हमें फॉल्ट नज़र आता है। तो कोशिश ये करें कि अपनी डेफिशिएंसी जो पॉइंट आउट आपके अंदर हो रही है उसको प्रैक्टिस करें। अब तो मैं देखता हूँ बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस रील्स आ रही होती हैं जो आपको प्रैक्टिस करवाती हैं। देयर आर सॉफ्टवेयर जो आपको प्रैक्टिस कराते हैं। सो आजकल के ज़माने में मुझे ये लगता है कि अगर बंदा ये कहे कि मैं कोई भी चीज़, किसी भी, नॉट ओनली कम्युनिकेशन, किसी भी चीज़ के बारे में वो कहे कि मुझे इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है और वो मिल नहीं रही, तो उसमें मैं तो यही कहूँगा कि वो ढूंढ नहीं रहा।
अदरवाइज देर इज़ नो रीज़न कि आप कुछ करना चाहिए और वो ना हो। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप चूंकि खुद हायरिंग के प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, तो अगर आपके पास दो कैंडिडेट्स आते हैं, उनमें से एक तो ऐसा शख्स है जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पेपर पास किए हुए हैं लेकिन उसकी कम्युनिकेशन थोड़ी पुअर है, दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जिसने मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगाई हैं पेपर्स पास करने में लेकिन उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है पहले की निस्बत, तो आप किस को प्रेफर करेंगे? तो इसका मतलब है कि आप मुझसे इंटरव्यू के चीट कोड्स लेना चाहते हैं। जी तो सर। चलें, देखिए मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले जो चीज़ें देखता हूँ ना, इन दोनों से बियॉन्ड मुझे एक तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन देखना है जब वो मेरे रूम में एंटर हुए। एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत कम फोकस करता हूँ कि उसका एग्ज़ाम के अंदर क्या एटीट्यूड या क्या रिकॉर्ड रहा है। सो मुझे उस इन दोनों में से सबसे जो ज़रूरी एलिमेंट देखना है वो ये है कि देखें, अक्सर औकात हम ये हायरिंग कर रहे होते हैं कैफ के लिए, तो उस वक्त 1.5 से 2 माह गुजर चुके होते हैं एग्ज़ाम्स के बाद। सो वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन जो मैं सबको पूछता हूँ वो ये है कि आपने एग्ज़ाम्स देने के बाद पिछले 1 1.5 2 महीने में क्या किया। सो दिस क्वेश्चन मेरे लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे इंटरव्यू का आप समझें कि 8 आउट ऑफ 10 मेरे डिसाइडिंग फैक्टर होता है। डिसीजंस करवा देता है। और मज़े की बात यह है कि 8 आउट ऑफ 10 बच्चे इसमें मुझे आगे ऐसे यही कहते हैं कि सर कुछ नहीं किया। वेट किया और रिजल्ट का। वेट किया, हम अप्लाई कर रहे थे, हम इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे थे, और जब मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करता हूँ तो वो सिर्फ एक कवर अप आंसर होता है। सो दैट इज़ वेयर मुझे एक एटीट्यूड के बारे में पता लगता है कि वो बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्ज़ाम्स के बाद बिल्कुल रिलैक्स ना करें, करें, मतलब आप एग्ज़ाम्स के बाद गेट इन टू अ डिसिप्लिन। आप 5 दिन की छुट्टी करना चाहते हैं, आप 5 की जगह 6 दिन की करें। बट ऑन द सेवन्थ डे, दैट इज़ वेयर आई वॉन्ट टू नो कि आपने सेवन्थ डे ऑनवर्ड्स क्या किया। और आप सही। कहते हैं नहीं सर मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए थी, दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। मतलब हो सकता है कि इसके घर के कोई काम हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, परफेक्टली ऑल राइट, बट वट डिड यू डू फ्रॉम द 11th डे ऑनवर्ड? सो दैट इज़ माई क्वेश्चन। So that tells me a lot about the attitude of the kid coming to my firm, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगी कि ये आगे क्या परफॉर्म कर रहा होगा। सो मेरे लिए येस, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन कम्युनिकेशन भी मुझे एक वो एंगल बताती है कि उसने अपने ऊपर कुछ काम किया है। एग्ज़ाम्स दे डू मैटर, लेकिन मेरे पास बच्चा जब कैफ करके आ रहा है तो मैं एज्यूम करता हूँ कि उसने एक अच्छी रिगरस एग्जामिनेशन पास की हुई है। सो एटीट्यूड इज़ नंबर वन फॉर मी। ओके सर, इस हम टाइम पीरियड को किस तरह से पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं? जो आपने बताया कि एग्ज़ाम दे लेने के बाद रिजल्ट तक का आपके पास टाइम होता है कोई डेढ़ एक महीने का टाइम, तो उसको हम कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते देखिए हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने जब अपने कैफ के एग्ज़ाम्स दिए तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने यही कहा कि बेटा कितनी छुट्टियां करनी है आपने। तो मैंने कहा जी 4 करनी है। उन्होंने कहा नहीं 4 नहीं बेटा, आप 6 करें। लेकिन सेवन्थ डे से आई वॉज इन अ डिसिप्लिन। सो दैट इज़ वट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप अपने लिए लाइफ में कोई टाइम ना निकालें, आप रिलैक्स ना करें। आई नो सी ए जर्नी इज़ वेरी डिफिकल्ट, सी एग्ज़ाम्स आर वेरी डिफिकल्ट, सो यू नीड सम टाइम जिसमें आपने रिलैक्स करना है, बट देन उसके बाद इसको प्लान करें। अब तो ख़ास तौर पे नॉलेज जो है वो हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी बाउंड्री के अंदर लिमिटेड नहीं है। अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं मैं लाहौर जाऊँगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाऊँगा तो मुझे समझ आएगी, और अगर मैं ना जा सका तो मुझे समझ नहीं आएगी। देर इज़ सो मच मटीरियल अवेलेबल ऑनलाइन। एंड देन मैं तो नहीं कहता बिल्कुल भी कि आपको पेड सर्टिफिकेशंस के अंदर जाएं। मैं आई एम नॉट इनकरेजिंग कि आप कुछ स्पेंडिंग की तरफ जाएं। आई एम ओनली इनकरेजिंग इन लर्निंग। आई एम नॉट इनकरेजिंग इन गेटिंग सर्टिफाइड। सर्टिफिकेशंस आपको मिलती हैं, वेरी गुड, बट डोंट लिमिट योर सेल्फ कि नहीं यार मैं तो ये अफोर्ड नहीं करता, मैं पेड कोर्स नहीं कर सकता। देर इज़ सो मच अवेलेबल ऑनलाइन। आप उसको स्टडी करें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। स्किल्स में आप देर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स टू लर्न। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखें, ऑडिट सिमुलेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ERPs के ऊपर इतना मटेरियल अवेलेबल है। सो उन सबको उन पे फोकस करें। अब तो बहुत सारी मैं देखता हूँ CVs के ऊपर आता है, बहुत सारे बच्चे कम्युनिकेशन के कोर्सेज कर रहे हैं बहुत सारी इंस्टीट्यूट से। सो वो 1 1.5 माह में आप इसके ऊपर फोकस करें। मैं बच्चों से पूछता हूँ, वो आगे से कहते हैं हम नॉवल पढ़ रहे थे। अब वो नॉवल, चले अच्छी बात है अगर उनको अच्छा लगता है तो। सर, सीवी की बात हो रही थी, तो जब आप सीवी को देख रहे होते हैं और वो उसका बर्ड्स आई ओवरव्यू ले रहे होते हैं, तो ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक होती है जो कि एक बंदे की
रिजेक्शन का बायस बन सकती है? देखिए, सीवी पे मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्टिंग नहीं करता, क्योंकि आई वांट कि मैं बच्चे को उसका ड्यू जो राइट है टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ वो ज़रूर दूँ। तो जो एक चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है एट टाइम्स, बल्कि दो चीज़ें आप कह लें। एक तो मैं देखता हूँ कई दफ़ा एचआर के ऊपर ईमेल्स आ रही होती हैं और वो इतने अनप्रोफेशनल नामों के साथ ईमेल आ रही होती है। वो जो पापा की परी वाली ईमेल है, जी। वो दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि आप एक एप्लीकेशन दे रहे हैं अपने करियर के लिए और आपका जो नाम है वो ये लिखा हुआ आ रहा है, या बॉयज़ जो हैं उन्होंने भी बड़े फैंसी फैंसी से नाम रखे हुए होते हैं। सो दैट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। सही। दूसरे नंबर पे मुझे एक चीज़ आई डोंट नो, मतलब मैं कभी उसकी वजह से रिजेक्ट तो नहीं करता, पर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं और आपकी सीवी के अंदर बेसिक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्पेलिंग्स गलत होते हैं, जी आपने जो डिग्रीज की होती हैं उसके स्पेलिंग्स गलत होते हैं, आपके अपने नाम के स्पेलिंग गलत होते हैं, तो वो मुझे बच्चे की सीरियसनेस जो है ना वो बता रही होती है कि यार बच्चे ने कितना सीरियस होकर एक चीज़ को देखा है। तो हम ऑडिटर्स बनने आए हैं, अगर हम अपनी ही चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ते तो हम कल को ऑडिट तो नहीं कर सकेंगे। सो मैं बहुत ज़्यादा सीवी पे टू बी ऑनेस्ट रिजेक्शंस नहीं करता। मेरी थोड़ी सी बातें आपको ज़रा अनऑर्थोडॉक्स लगेंगी, लेकिन मैं कभी भी किसी बच्चे को इंटरव्यू में सिर्फ इस वजह से फेल नहीं करता कि वो मेरे सामने बैठ के एकदम कंफ्यूज हो जाए। सो मेरे पास बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जब बच्चा बड़ा अच्छा एंटर होता है बट एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे लेफ़्ट राइट की गुफ्तगू करूँ, मैं उससे फ़ुटबॉल पूछूँ, क्रिकेट पूछूँ, उससे मूवी पूछता हूँ जब तक वो रिलैक्स ना हो जाए। समटाइम्स मैं उसको कहता हूँ कि बेटा आप जाओ 10 मिनट बाद दोबारा आ जाना, सही। बिकॉज आई नो कि वी हैव ऑल बीन थ्रू दिस। कैफ का जब बच्चा आता है तो वो को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है इंटरव्यूज़ देने के लिए। उसका पहला पहला एक्सपीरियंस होता है, कई दफ़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, इसलिए मैं एटलीस्ट इन चीज़ों के ऊपर कभी रिजेक्शन नहीं करता। आपके सारे एग्जाम्स माशाल्लाह से फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास हुए। अब एक ऐसा बच्चा है जो कि फेलियर से गुजर रहा है, उसके एग्जाम फेल हो रहे हैं बहुत दफ़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, तो वो फेलियर से कैसे कम बैक कर सकता है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में ना जब भी आपने कुछ नया सीखना है ना, तो वो कहते हैं लर्निंग करने के लिए जो पहला स्टेप है ना वो अनलर्न करना है। जो मैंने अपने साथ देखा, अपने कोलीग्स में देखा, अभी भी बच्चों में देखता हूँ, तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जो आपने करनी है वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सेप्ट करना है कि आप जो फेल हुए हैं ना उसमें कोई ना कोई आपकी गलती है। जब हम सीए करते थे उस वक्त से लेके आज तक एक मिथ है सीए के अराउंड कि जी कोटा सिस्टम है, इंस्टीट्यूट फिर वो फेल कहते हैं वो करता है। एक आई कैप के पास एक टैप है, आई कैप उसको खोलता है, जितने ड्रॉप्स गिरते हैं उतने बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं बहुत सारी कमेटीज़ पे बैठता हूँ, वहाँ पे मेंबर्स में डिस्कशंस होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप फेल होते हैं तो कुछ ना कुछ आपने गलत किया होता है। तो सबसे पहले ना अपनी चीज़ों को अनलर्न करें, उन बच्चों के साथ बैठें जो आज जिस अटेम्प्ट में आप फेल हुए हैं और वो पास हुए हैं, उस अटेम्प्ट को उसके साथ ज़रूर डिस्कस करें। सबसे पहले आप हिम्मत ना हारें, तेज़ी से उठें, दोबारा से आप जिस बच्चे ने पास किया उसके साथ डिस्कस करें। अपने एग्ज़ाम को ज़रूर इवैल्यूएट करें अगेंस्ट सजेस्टेड आंसर्स के, यार आपने क्या गलती की थी उसके अंदर, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता। आई कैप को कोई शौक नहीं है कि वो आपको ही जाके फेल करें। तो देयर इज समथिंग जो आपसे गलती हुई है, तो अनलर्न करें जो आपने पिछली दफ़ा किया था, स्टार्ट अ फ्रेश। ख़ास तौर पे इस प्रोफेशन के अंदर देखें, एक हौसले वाली बात यह है कि जब भी आप फेल होते हैं तो आप अकेले नहीं होते, बहुत सारे आपके जैसे और लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग जो आज आपको कामयाब मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, वो भी इस फेज से गुजर के आए हैं। तो अगर वो कामयाब हो गए हैं तो इंशाल्लाह आप भी हो जाएंगे। अपनी कंपनी को ज़रूर इवेलुएट करें, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फेलियर इन एग्ज़ाम्स, बट आपकी जो सोबत है, आपकी जो दोस्ती यारी है, उठना बैठना है, ये आपको ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। तो अगर आपकी कंपनी विनर्स की है ना, तो एक आधा फेलियर आपको वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा और अल्टीमेटली यू विल वेल। सीए करने के बाद क्या गारंटीड सक्सेस मिल जाती है? 100%। मैं एक ढीठ किस्म का ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैंने कुछ दिन पहले इत्तेफाक से एक जगह पर देखा, किसी ने पूछा हुआ था कि जी अगर आप जो है वो किसी और को सीए रिकमेंड करेंगे, तो मैंने कहा कि 100% करूँगा, क्योंकि आज भी हमारा वो प्रोफेशन है। जब मैं देखता हूँ कि हम 24-25 के अंदर आर्टिकल्स कंप्लीट करके निकल रहे होते हैं, उससे पहले भी बहुत सारे बच्चे निकल रहे होते हैं, और मैं उनको कंपेयर करता हूँ, या मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत सारों के साथ कंपेयर करता हूँ जिन्होंने सिंपल मास्टर्स किए, ग्रेजुएशन की, इवन इंजीनियरिंग की, तो सेम एज के अंदर जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकले और इनको जिन स्ट्रगल्स के थ्रू गुजरना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो नहीं स्ट्रगल से गुजरे। यस, हमारी डिग्री इज़ वेरी टफ। आप आजकल आर्टिकल्स कर रहे हो तो
बच्चे आर्टिकल से बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आर्टिकल्स इज टफ, बट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मेक यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसको यही कहूँगा कि हमारी वो डिग्री है कि यस, उसके अंदर एक गारंटीड सक्सेस है। सर आपके नज़दीक एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, बेसिक डिफरेंस एटीट्यूड का है। अब मतलब मेरा तो एटीट्यूड ये है कि समबडी एल्स कैन डू इट, आई कैन डू इट बेटर। तो ये जो एटीट्यूड है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी सक्सेसफुल एंड एन एवरेज पर्सन, वेदर इट्स अ डॉक्टर, इट्स एन इंजीनियर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप अगर ये समझ रहे हैं कि यार मैंने सिर्फ टाइम पास करके पेपर्स निकाल के और मेरे पास डिग्री आ जाएगी तो अब हर चीज़ मेरे पास फ्लो करेगी, तो ऐसे नहीं है। आपको हर वक्त एक एटीट्यूड, एटीट्यूड टू किल पे जाना है कि यार मुझे नया सीखना है, आई हैव टू बी द बेस्ट ऑफ व्हाट आई डू। मैं हर बच्चे के साथ कोशिश करता हूँ अपनी फर्म के अंदर कि जब मैं वो बच्चा आए तो उसके साथ एक ओरिएंटेशन ज़रूर करूँ। और उसमें मेरा अमंग अदर थिंग्स जो एक पॉइंट में जिस पे बहुत ज़्यादा री इन्फोर्स करता हूँ, वो ये है कि बी द बेस्ट ऑफ व्हाट यू डू। अगर आप इस एक एटीट्यूड के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो यू बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर आप एक दूसरी इसी एटीट्यूड को इग्नोर कर देते हैं तो यू जस्ट बिकम एन एवरेज पर्सन। आपका जो एटीट्यूड टूवर्ड्स बिकमिंग द बेस्ट है, जी दैट मेक्स यू अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, आप ELO कंपनी और बहुत सी टेक्सटाइल कंपनीज, इसके अलावा आई कैप टोस्ट मास्टर जो फैसलाबाद है, इसके भी फाउंडिंग मेंबर्स में से रह चुके हैं। टेक्सटाइल कंपनीज में आप डायरेक्टर और एडवाइज़र भी रह चुके हैं। पूरी प्रोफेशनल जर्नी में सबसे मुश्किल तरीन डिसीजन कब आपको फेस करना पड़ा? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें, ईएलओ जब हमने फाउंड की, जब हमने उसकी फाउंडेशन रखी, तो उस वक्त पाकिस्तान में ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप नहीं था। वैसे अनफॉर्चुनेटली अभी भी मैं जब देखता हूँ तो उस तरह से डेवलप नहीं है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जब हम उस वक्त देखते थे तो वो ये था कि ये कौन इवन से ईयर की बात है? इकोसिस्टम, सॉरी, ये कौन से ईयर की बात है सर? ये है 2013 का एंड है। मतलब ओके। उस वक्त इकोसिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता था। इकोसिस्टम से मुराद ये है कि मुझे आज भी याद है कि उस वक्त कोरियर कंपनीज को ये भी नहीं पता था कि यार अगर मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त एक ही सिस्टम होता था कि आप शाम आप पार्सल बनाते थे, शाम को आप कोरियर का एक राइडर आता था, आप उसको एक पार्सल दे देते थे और वो शाम को इकट्ठे बैठ के उनकी स्लिप्स बना के आपको दे जाया करता था। तो ये सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता था कि जिसके अंदर अब आपको एक दिन में मल्टीपल ऑर्डर्स आ गए हैं तो उसकी कैसे कोरियर स्लिप्स बनेंगी, कैसे जाएगा, ट्रैकिंग कैसे होगी। सो फ्रॉम दैट इकोसिस्टम मुझे लगता है कि वो बड़ा मुश्किल टाइम था जिसके अंदर स्टार्टअप के अंदर, बिजनेस के अंदर जान थी, बिजनेस के अंदर एक स्केलेबिलिटी फैक्टर एग्जिस्ट करता था, जी। लेकिन उसका इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। तो वो पूरा इकोसिस्टम हमने बिल्ड किया, कोरियर कंपनीज के साथ बैठे। सो ईएलओ का मैं तो फाउंडिंग टीम मेंबर था, लेकिन ईएलओ ई कॉमर्स का एक इटसेल्फ एक फाउंडिंग नेम था पाकिस्तान के अंदर। मतलब शायद उस वक्त दराज था या कोई एक आदि और घर था। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और अभी जब मैं उसको साथ कोरिलेट करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हम आज भी एचआर उस लेवल का क्रिएट नहीं कर सके। तो मैं बहुत सारे इदारों में देखता हूँ, जैसे ईएलओ का तो एक और डिफरेंट नीश बिजनेस था। इसके अलावा अगर मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को देखता हूँ तो समहाउ हम अभी भी उस लेवल का ह्यूमन रिसोर्स नहीं क्रिएट कर सक रहे। सो हमें इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपने 22.5 साल की एज में CA क्वालिफाई किया। गालबन आपने 17 या 18 साल की एज में CA स्टार्ट किया होगा। अगर आज आपके पास टाइम मशीन हो और आप 17-18 साल के दोबारा से हो जाएं, तो क्या आप दोबारा CA को ही प्रेफर करेंगे एज अ करियर, या किसी और फील्ड की तरफ जाएंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि मुझे ये सोच के बड़ा अच्छा लगा कि मैं 18 साल का दोबारा हो जाऊँगा। जी। तो अ, देखिए, 100%, 100% मुझे अगर दोबारा भी मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाऊँगा। क्योंकि जैसे मैंने आपके किसी और क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया कि मुझे तो आज भी आई एम वेरी प्राउड कि हमारी जो फील्ड है, इट गिव्स अस अ वेरी स्टेबल, गुड, ग्रोइंग करियर पाथ। और अभी भी आई हैव नॉट टच्ड माई 40। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला का शुक्र है और उसमें मेरी जो क्वालिफ़िकेशन और डिग्री है उसका एक इतना बड़ा रोल है। और अगर मैं वापस जाऊंगा 18 साल पे तो मैं 100% इसको चूज़ करूंगा। और ना सिर्फ खुद चूज़ करूंगा, अगर मेरे वो जो दोस्त उस वक्त किसी और तरफ निकल गए थे उनको भी वापस ले आऊंगा, क्योंकि वो भी 18 साल के हो जाएंगे ना। जी सर। तो उनको भी वापस अपने साथ ज़रूर लेके आऊंगा। सर, फैसलाबाद की एक और फर्म है
उनके एक मैनेजर के साथ मेरी कुछ दिन पहले मीटिंग थी, तो फिर आपके बारे में डिस्कशन हो रही थी। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि 2021 के वक्त में जब आपने बेकर टिली फर्म का आगाज़ किया तो आपकी नेटवर्थ कोई 65 से 70 करोड़ थी। पहले तो ये बताएं कि ये फिगर कितनी एक्यूरेट है और आज ये फिगर कितने टाइम्स ग्रो कर चुकी है। पहले तो मुझे वो मैनेजर से मिलवाएं जिसको मेरी नेटवर्थ का आइडिया है, और जो वो मेरे नेटवर्थ का एस्टिमेट्स कर रहा है, जी। तो उसको मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा कि उसने ये फिगर कहाँ से निकाली। और मेरी जो नेटवर्थ है, वो कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। सो अल्लाह का शुक्र है, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है। सो अगर मेरी आप उस वक्त इस हिसाब से नेटवर्थ को देखें तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में बैठ के मेरे पास 400 से 450 लोगों की टीम है। ये मेरा एक नेटवर्क है। मैं आई कैप की कमेटीज़ पे बैठता हूँ, ये मेरा नेटवर्क है। मेरे कुछ अपने छोटे भाई क्वालिफाई करके मेरी फर्म से जा चुके हैं। सो येस, माई नेट वर्थ इज़ वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा नेटवर्क बड़ा अच्छा है। और अगर आप मुझसे फाइनेंशियल टर्म्स में पूछ रहे हैं तो देखें, अल्लाह इज़ वेरी काइंड ऑन मी, अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड ऑन मी। और उसमें ऑब्वियसली अल्लाह की ब्लेसिंग्स के बाद हमने मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है। तो वो मैनेजर साहब जो मेरी वैल्यूएशन कर रहे हैं वो तो पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो दिल करता है जो करने की सोचते हैं वो कर लेते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का। सर इसके बाद कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं बेसिकली, आपने इनका वन वर्ड में ही आंसर करना है। तो आप ऑडिट को प्रेफर करेंगे या एडवाइजरी को? एडवाइजरी। ओके। आपके नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी या फिर लर्निंग? सैलरी। सर मोर वैल्यूएबल क्या है, बिग फोर का एक्सपीरियंस या फिर इंडस्ट्री की जॉब? एक्सपीरियंस। बिग फोर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। ओके। कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर टेक्निकल नॉलेज? देखिए, इसको ऐसे आइसोलेट नहीं कर सकते, बट टेक्निकल नॉलेज। सक्सेस हार्ड वर्क से मिलती है या स्मार्ट वर्क से, या दोनों से? स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से मिलता है। दोनों से। ओके। अर्ली सक्सेस बेटर होती है या फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस? लॉन्ग टर्म सक्सेस। करियर में आप पैसे को इम्पोर्टेंस देंगे या फिर रिस्पेक्ट को? रिस्पेक्ट। और पाकिस्तान में करियर बनाना बेहतर है या फिर अब्रॉड जाना? ये बड़ा गलत बंदे को क्वेश्चन आपने पूछा है, ये इस मामले में मैं बड़ा बदनाम हूँ पाकिस्तान में। ओके। रैपिड फायर आप कर रहे हो, लेकिन मैं इसमें साथ आपको ओके ऐड कर जी देता सर हूँ ज़रूर। कि मुझे अपने करियर में बहुत सारी जगहों पे अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय चॉइस आई एम इन पाकिस्तान। तो आई एम प्रॉबेबली अमंग्स्ट वेरी फ्यू पीपल जो आज भी कहता है कि आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए। और पाकिस्तान में मेहनत करें आप, जितनी मेहनत आप पाकिस्तान से बाहर जाके करते हैं उतनी मेहनत आप पाकिस्तान में करें, तो इंशाल्लाह ताला सक्सेस मिलती है। तो यस, मुझसे आप पूछेंगे एनी डे पाकिस्तान में रहना चाहिए। एंड लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन इज कि आप अर्ली रिटायरमेंट को प्रेफर करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म हसल को? देखिए, दिल बड़ा करता है अर्ली रिटायरमेंट पर आई नो कि मैंने अर्ली रिटायर होकर बोर होकर दोबारा शुरू कर देना है, तो इसलिए एक दफ़ा ही करते हैं लॉन्ग टाइम। सर आज चूँकि काफ़ी ज़्यादा ना आप मार्केट को जानते हैं, हायरिंग एंड फायरिंग करते रहते हैं, तो आज की मार्केट के हिसाब से एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक 10 साल का जो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कितना अर्न कर सकता है? देखिए यार, जो फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इट्स नॉट अ वेरी वन वर्ड आंसर नहीं हो सकता। इसके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, किस शहर में आप बैठे हैं, आपकी अपनी, जो आपने सारे सवाल मुझसे पूछे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में मैं क्या देखता हूँ, सो वो उन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए तो मैं आपको ब्रैकेट मेरे ख्याल में मैं दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फ्रेश क्वालिफाई करता है वो एनीवेयर अराउंड 200 to 250,000 स्टार्टिंग करता है, डिपेंडिंग अपॉन सिटी, पर्सन टू पर्सन, फील्ड, टाइम, सो स्किल्स। सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी चीज़ों पे। और 10 साल के बाद आई थिंक कि शायद 10 साल के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो विंडो है वो 800,000 to 1.2 मिलियन के आसपास होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि ये विंडो है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक या एफएससी में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद उनको करियर चूज़ करना है, कि सीए चूज़ करना है या डॉक्टर या इंजीनियर, कुछ भी। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो कि फेलियर्स से, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, आप उसको क्या मोटिवेशनल मैसेज या कोई इनकरेजमेंट देना चाहेंगे? कि मुझे ऐसा लगता है कि ना, एक तो अब आपके क्वेश्चन के अंदर से मुझे दो क्वेश्चन समझ आए कि एक तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो मैट्रिक कर रहा है तो वो अपने करियर के बारे में कैसे सिलेक्शन करें, और जब वो जी। सिलेक्शन करे और उसको फेलियर्स मिल रहे हैं तो वो क्या करें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब भी ज़िंदगी में कुछ सिलेक्शन करनी है ना, तो आप अपना एंड गोल डिसाइड करें और उस जी। एंड गोल को रिवर्स इंजीनियर करें।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हलाल तरीके से पैसे कमाना और ग्रो करना, इसमें कोई गलत बात नहीं। मतलब सही। हम पता नहीं सम हाउ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस को हमने किसी ना किसी तरह से एक तरह से क्राइम भी बना दिया। हर सक्सेसफुल बंदे को एक अनसक्सेसफुल आदमी ऐसे देखता है कि जैसे पता नहीं उसने कोई क्राइम कर दिया। तो बीइंग सक्सेसफुल इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन, और करना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। गलत मीन्स आपको नहीं लेने चाहिए, बट यू मस्ट ऑलवेज स्ट्राइव टू बी सक्सेसफुल। और सक्सेस की डेफिनेशन, पैसा, वो कहते हैं ना, मनी कैन नॉट बाई यू एवरीथिंग, बट मनी कैन बाई यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टारगेटिंग कि आप कमाएं, सक्सेसफुल हों, अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, अपने आसपास के लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव करें। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैं तो जब भी करियर सेलेक्ट करूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि सर यार, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, रिवर्स इंजीनियर करूंगा कि यार अच्छा, नंबर वन, वाई डू आई वांट टू बी अ डॉक्टर? ठीक है, उसके इस वक्त की क्या पर्क्स हैं। जैसे आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि 10 साल वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कमाता है, तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप से ही पूछेंगे 10 साल वाला डॉक्टर क्या कमाता है, इंजीनियर क्या कमाता है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कमाता है, एंड सेलेक्ट आउट ऑफ इट। फिर उसको रिवर्स इंजीनियर करें कि कौन सा पाथ आपको लेना चाहिए। सिमिलरली, फेलियर्स देखें, जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना इस वक्त, दैट इज़ अ लिटिल बट डिफिकल्ट। ओवरऑल सोसाइटी डिप्रेस्ड है, सोसाइटी में हालात मुश्किल है। तो उसमें अगेन यू विल हैव टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। अब उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे, ऑब्वियसली नॉट विद सीए, बिकॉज उसके साथ बहुत सारे और प्रॉब्लम्स अटैच हो जी। जाते हैं, लेकिन आप अपनी जो जर्नी को फाइनेंस करने के लिए कहीं ना कुछ ऐसे फ्रीलांस काम कर सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो माय मैसेज है कि देखिए, हिम्मत ना हारें, कोशिश ये करें कि अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, अपनी जो कंपनी है, वो विनर्स के साथ रखें, सक्सेसफुल लोगों के साथ रखें, जो आपके साथ आइडियाज़ डिस्कस करें, जो सॉल्यूशंस को डिस्कस करें, एंड पीपल को डिस्कस ना करें। सो जो कंपनी है, दैट इज़ समथिंग जो आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत अंडर रेट करते हैं। और वो इंग्लिश का एक प्रोवर्ब भी है ना कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। द कंपनी यू कीप, इसको बहुत ख्याल से सेलेक्ट करें। वो कंपनी के अंदर से ही जो विनर्स होंगे वो आपको भी विनर बनाएंगे, और उसी के अंदर से जो लूजर्स होंगे वो आपको भी ड्रैग डाउन करके तो वो लूजर बनाएंगे। जो पे लोड है ना, वो पे लोड को गिरा दे नीचे और फ्लाई हाई। दैट इज़ माई मैसेज। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आप थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इन फ्यूचर भी हम आपसे गाइडेंस लेते इंशाल्लाह, रहेंगे। थैंक यू सो मच एक बार विनीत। सब्सक्राइब का बोल दें। चलें, ज़रूर जी, चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताहिर और अब्बास। ताहिर इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो थैंक आप यू सर। लिंक शेयर करें जी, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।